फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। 1937 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने और 1967 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। अब इन्हीं के राष्ट्रीय उत्तराधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र राजधर्म और 5 जन्य तथा एक दैनिक पत्र स्वदेश नाम से संपादित किया। अब दीनदयाल उपाध्याय जी की कुछ प्रमुख बुक्स के नाम देख लेते हैं। पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, फिर 1858 में द 2 प्लान्स, 1966 में डिवैल्यूएशन अ ग्रेट फॉल, 1967 में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, फिर अखंड भारत और लास्ट है जनसंघ सिद्धांत और नीति। इनकी बुक्स देखने के बाद अब इनके विचार कैसे थे, चिंतन कैसे थे, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके आध्यात्मिक और भारतीय चिंतन के बारे में। इन्होंने अपने समाज को एक परिवार के समान माना था। जिस प्रकार एक फैमिली में किसी एक सदस्य की मदद के लिए सभी परिवार के जन एकजुट होते हैं ना, उसी प्रकार उपाध्याय जी ने समाज और राष्ट्र को एक बृहद परिवार माना। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों के बीच एक आत्मिक संबंध होता है जिसे चित्त कहते हैं। अब आध्यात्मिक और आत्मिक उत्थान के बिना समाज का विकास संभव ही नहीं है। अब इसमें देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी पूरे समाज को एक परिवार मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली समाज में उपस्थित जो लोग हैं उनके बीच संघर्ष तो देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की अवधारणा को ये नकारते हैं। उसका समर्थन ना करते हुए मानवीय संबंधों में आंतरिक एकता पर बल देते हैं। ये एक मानवतावादी विचारक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे वंचित व्यक्तियों की सहायता करें, क्योंकि वो भी समाज के एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मतलब आपसी सहयोग की बात कही है इन्होंने। अब आगे वंचित वर्गों के लिए इन्होंने गांधी जी के समान ही अंत्योदय करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वंचित और गरीब व्यक्ति जो समाज के ही अंग है, उनके उत्थान के बिना राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए जैसे एक परिवार सभी व्यक्तियों के लिए उचित हिस्सा रखता है अपने घर में, उसी प्रकार समाज में भी वंचित वर्गों के लिए उनका ध्यान रखना जरूरी है। इनका एकात्मक मानवतावाद पर क्या विचार था वो देखते हैं। तो देखिए, समाज को एक आंगिक इकाई माना, एक परिवार के रूप में माना। इन्होंने कहा कि व्यक्तियों के बीच आंगिक और पूरकता का संबंध होता है, इसलिए उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही समाज एक परिवार के समान है, इसलिए उसमें जाति धर्म आदि के भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्यों को ईश्वर ने ही बनाया है। इसलिए सभी व्यक्तियों के मध्य आत्मिक संबंध विद्यमान होता है और व्यक्ति के जीवन की पूर्णता अर्जित करने के लिए व्यक्ति को भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की उपलब्धियों की आवश्यकता होती है। और उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों पर बल दिया था। उन्होंने एकात्मक मानवतावाद की अवधारणा में व्यक्ति को प्रमुख तो माना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का टकराव कभी राष्ट्र और समाज से नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति, प्रकृति और समुदाय में एक रस्ता होती है। अब वे मनुष्य मात्र की एकता पर बल देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। अब इन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार दिया था। इन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्र की भावना सदैव मानवीय चेतना में अंतर्निहित है। मतलब देखिए, इनका कहना था कि किसी भी भूमि पर रहने वाले लोगों से एक देश का निर्माण नहीं होता, बल्कि उनके सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, उनकी सामूहिक इच्छाएं क्या हैं, भावनाएं कैसी हैं, किस सिद्धांत का वो फॉलो करते हैं। जैसे भारत में धर्म के रूप में ये सिद्धांत विद्यमान है, किन जीवन आदर्शों पर बल चलते हैं, उसके अनुसार किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रवाद डिसाइड किया जाता है। इन्होंने मातृभूमि की अवधारणा दी थी। इसके लिए इन्होंने कहा था कि भूमि और नागरिकों के बीच माँ बेटे का संबंध होता है। इस प्रकार इनके राष्ट्रवादी विचार विवेकानंद जी के विचारों से मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो बात कही ना इन्होंने, ये इनके राष्ट्र के बारे में विचार है, जहाँ पर ये कहते हैं कि राष्ट्र में सांस्कृतिक संकल्पना आ जाती है, मनुष्य के अंदर से ही चेतना जागृत होती है कि ये हमारी राष्ट्रभूमि है, मातृभूमि है। मनुष्य के विचार में ही, अंतर्मन में ही देश के प्रति सम्मान, आदर्श आदि की भावना आ जाती है। राष्ट्र के निर्माण में वे शाश्वत मूल्यों और आदर्शों को आधारशिला बना लेते हैं। मतलब मानव अपनी चेतना में ही अपने राष्ट्र को बहुत करीब से देख पाता है, महसूस कर पाता है। ये अभिव्यक्ति तो राष्ट्र कहलाती है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई ऐसा देश है जिसमें सिर्फ भौगोलिक सीमाएं हैं और कुछ लोग उसमें बस रह रहे हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाएं उस स्थान से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो इसे राज्य कहा जाता है। तो ये स्पष्ट अंतर है राज्य और राष्ट्र में। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने दल के कंपैरिजन में या पार्टी के कंपैरिजन में राष्ट्र को ज्यादा प्राथमिकता देने की बात कही है। अब साथ में ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वराज के संबंध में अपने विचार दिए। इन्होंने कहा कि राज्य उन लोगों द्वारा संचालित होना चाहिए जो राष्ट्र के अंग हैं। राज्य का संचालन राष्ट्रीय हितों के ही अनुकूल होना चाहिए। मतलब कल्याणकारी राज्य की बात कही इन्होंने। और वह राज्य ऐसे कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए कैपेबल भी होना चाहिए, उसमें उसका सामर्थ्य भी होना चाहिए। इन्होंने स्वराज के आवश्यक तत्वों में राजनीतिक स्वतंत्रता,
राष्ट्रहित के लिए समर्पण और स्वावलंबन को प्रमुख तत्व बताया है। अब इन्होंने राजनीति के संबंध में क्या विचार दिए, तो इन्होंने संघात्मक व्यवस्था को ना अपनाकर एकात्मक शासन को अपनाने की बात कही थी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण की बात कही थी, जो केवल सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता देगा। इसके अलावा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता दी, जिसमें समाज की भक्ति को ही भगवान की भक्ति कहा। राज्य को साधन और राष्ट्र को साध्य बताया और व्यक्ति की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस पर भी बल दिया। अब आगे दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक विचार क्या थे वो देख लेते हैं। तो इन्होंने मानवीय अर्थशास्त्र पर बल दिया था। इन्होंने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और समाजवादी आर्थिक प्रणाली दोनों की आलोचना की थी। ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर हासिल करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसे वे प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो। इसके लिए उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण को बल दिया, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर बल देते हुए वयस्क और स्वस्थ व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार का अवसर प्रदान करने का समर्थन भी किया इन्होंने। लेकिन साथ में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही। इन्होंने कहा कि प्रकृति के संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग होना चाहिए और सस्टेनेबली ही टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट करना चाहिए, जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी संसाधनों के माध्यम से हो सकता है। तो ये सारे विचार थे दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।